हिंदी की बुक बेटा? कल वर्क सेंड किया था आपको? मैम आपने शब्दार्थ सेंड किए थे। मैम और मैंने क्या भी सेंड किया? शब्दार्थी भेजे या और कुछ मैम भेजा मैंने? हमने शब्दार्थ ये देखो। अच्छा ठीक है। और मैम आपने कल परसों संस्कृत में डाला जो हाँ। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर ड्राइंग की। थैंक यू मैम। यस, वर्क करो तो गुड राइटिंग होनी चाहिए, राइटिंग गंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? आराम से करो घर बैठे और अच्छी राइटिंग में काम करो। टाइम लगे तो लगने दो, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? आपकी राइटिंग में भी इम्प्रूव होगा। चलो नेक्स्ट मैम हमको चैप्टर। हैंडराइटिंग के भी मार्क्स मिलेंगे। हाँ, हैंड राइटिंग के मार्क्स मिलेंगे। यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट चैप्टर निकाल लिया सबने? यस मैम। तो पहले अटेंडेंस बोल दो सब अपनी। अनन्या, मैम, इशिका, दीपक, एब्सेंट मैम। शर्मा, अर्जन मैम। शर्मा, अर्जन मैम। अक्षता, प्रेजेंट मैम। कृष्णा। आज कृष्णा ऐड नहीं हुई क्या? कृष्णा, मैम वो आज फर्स्ट क्लास में भी ज्वाइन नहीं हुई। अच्छा। विक्रम सिंह, एब्सेंट। ओके बेटा। कृष्णा ज्वाइन कर रही है? चलो चैप्टर निकाल लो सेकंड, मेरे बचपन। और गुड मॉर्निंग मैम। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। वो अभी कृष्णा ना 2-3 दिन के लिए ननियाल गई हुई है। अच्छा ठीक है मैम। थैंक यू। वेलकम। यस, चलो बचपन कविता कहानी निकाली? सही बैठो अनन्या, कैसे बैठे हो आप? यस, चलो देखते हैं। इसकी लेखिका का नाम है कृष्णा शोभती। वो क्या बताना चाहती इस चैप्टर के माध्यम से हमें? कि इसमें और इस टाइम में और हमारे टाइम में बहुत अंतर आ चुका है। वो लेखिका बता रही है कि मेरे टाइम में और अब इस बार जो ये जनरेशन है, इसमें और हमारे जनरेशन में बहुत फर्क आ गया है, बहुत अंतर है। ठीक है, और वो बता रही है कि हमारे टाइम में हम क्या करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कहाँ कहाँ घूमते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, और अब क्या पहनावा है, अब क्या खाते पीते हैं, क्या क्या चीजों में अंतर आ गया है, इस बारे में कविता बता रही है, लेखिका बता रही है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी। अब लेखिका बता रही है हमें कि मैं अपने बचपन की ओर आपको बताती हूँ, मेरे बचपन में मैंने क्या क्या किया था, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, हमारे टाइम पहनावा कैसा था, वो सब लेखिका
बता रही है और ये बोल रही है कि या तो मैं तुम्हारे दादी के एज की हूँ, दादी जैसी हूँ, या फिर मैं तुम्हारे नानी जैसी हूँ। ये हाथ में क्या है, रख दो नीचे। अनन्या नीचे रखो। ओनली फॉर आपका ध्यान बुक में होना चाहिए, पेंसिल हाथ में होनी चाहिए और बुक जहां पढ़ रही हूँ वहां लाइन होनी चाहिए। कभी भी पूछ सकती हूँ कहाँ पढ़ रही हूँ मैं, सुन लेना। तो अपनी बुक ओपन रखो और हाथ में पेंसिल रखो। जय शर्मा अपना कैमरा ऑन करो। जय, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। अब मैं किस एज की हूँ, या तो तुम्हारे दादी नानी की, या मौसी की, या फिर बड़ी बुआ की। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। यस बोलो। यस बोलो बेटा। ये अभी है क्या? अभी नहीं, अभी नहीं है। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीले, जामुनी, ग्रे कलर, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं। पहले लेखिका का मन क्या करता था कि भाई अलग अलग कलर के और मतलब स्टैंडर्ड अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, लेकिन अब लेखिका का मन क्या करता है कि ओनली फॉर गहरे नहीं हल्के रंग के सफेद कपड़े पहनूं। मैंने पिछले दशक मतलब 10 साल का समूह, जैसे 2001 से लगाकर 2010 तक, 10 साल का समूह कहलाता है दशक। दशक में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। मैंने पिछले दशक में, मैं मतलब मैं जब मेरी युवा अवस्था थी या फिर मैं कम एज की थी थोड़ी, तो मैं डिफरेंट अलग अलग तरह की पोशाकें पहनती थी। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। लेकिन अब मैं क्या पहनती हूँ, चूड़ीदार घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, धारी मतलब लाइनिंग वाला, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल मतलब झलरी वाली बाजू होती है, जैसे अनन्या के पहनी हुई है, देखो ऐसी फ्रिल वाली। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबिन का चलन था। अब कोई रिबिन नहीं डालते, अब रंग तरह तरह के हेड बकल लगाते हैं। लेकिन उस टाइम क्या था, पॉकेट में, ऊपर वाली पॉकेट में तो रुमाल रखते थे और बालों में रिबिन लगाते थे अलग अलग कलर के। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी मतलब प्याज के कलर की, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। अब वो अपने बता रही है कि मेरे फ्रॉक के ऊपर कैसी कोठी होती थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। स्टॉकिंग मतलब लंबी जुराब होती है, लंबे मोजे जो हमारे ऊपर तक आते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। अब बचपन में लेखिका अपने सॉक्स अपने आप धोती थी, क्योंकि घर वालों ने नौकरों को भी मना कर दिया था कि वो नहीं करेंगे। हम बच्चे इतवार मतलब रविवार, संडे की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर किसी व्यक्ति का नाम है जिसको ये लेखिका बता रही है। सर्वर को कहती है, सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। अब पहले से कहीं ज्यादा अब जो जूते आए हैं, जो शूज आए हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज
शुरू हो जाता। चमड़े के जूते होते थे ना, उससे छाले हो जाते थे पैरों में। तो जब ये कह रही, लेखिका कह रही है, जब हम नए जूते लाते तो उनके साथ हमें छालों का भी इलाज करना पड़ता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, घूमने जाते, अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। अब लेखिका कहती है जब हम लंबी सैर पर बड़े घूमने जाते कहीं, तो हमारे अगर पैरों में थोड़ा सा जूता लग जाता, मतलब छाले हो जाते, तो हम अपने सॉक्स के अंदर क्या करते, रुई को डाल, जिस जगह छाला हुआ है, जिस जगह हमारे जूता लग गया है, उस जगह हम क्या करते, रुई को लगा देते। हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। हर शनिवार को हमें जैतून का या जैतून ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल, और कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल पीना पड़ता था। उनको अरंडी या जैतून का तेल स्कूल में हर शनिवार को पिलाते थे। यह एक मुश्किल काम था, दवाई के जैसा ये काम करता था। जय, बुक में ध्यान रखो। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। शनिवार सुबह को इनकी नाक में तो गंध आने लग जाती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। अब वो जो ग्लास थी उसके ऊपर निशान लगाए रखे थे कि ये मिलीलीटर है या 1 मिलीलीटर है, जो भी होता है उसके ऊपर। जैसे हम दवाई की बोतल लाते हैं तो उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसके ऊपर लगा हुआ होता है ना कि भाई ये इतने लीटर का कप है, मिलीलीटर का। तो ऐसे ही ग्लास पर भी लगा हुआ रहता था ना निशान कि भाई ये मिलीलीटर है, ये लीटर है, ऐसे लिखा हुआ होता था। तो ये कह रहे हैं कि और वो निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, हमें उल्टियां या उबके आने लग जाते थे। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। अगर हम नहीं पीते तो ऐसा कुछ खराब नहीं होता, हमारे कुछ नहीं होता, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल चुकी है। बचपन की जो रुचियां हैं, इंटरेस्ट है, वो भी बदल चुका है अब में और पहले में। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन, वो रेडियो होते हैं ना गाने सुनने के, वो होते थे। रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गए। पैटीज मतलब पास्ता, चाउमीन, मंचूरियन, इन सब में बदल गए हैं। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोको पेप्सी में बदल गए। और पहले हमारे सहतूत और फालसे खसखस के शरबत आते थे, लेकिन अब क्या आते हैं, कोक और पेप्सी आते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्तरा मतलब रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली थी। अब ये कविता लेखिका अपने समय के बारे में बता रही है कि अब तो कोक और पेप्सी आते हैं, पास्ता, चाउमीन जो भी है ये सब आते हैं। लेकिन हमारे समय में तो क्या क्या होता था कि सहतूत, खसखस और फालसे का शरबत मिलता था। और हमारे जमाने में तो कौन सी आती थी, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। और हम लोग रेस्टोरेंट में चॉकलेट और पेस्ट्री का मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। और उनकी ड्यूटी क्या लगती थी, शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। और वहां पर जाते तो काउंटर पर हमें अच्छी अच्छी पेस्ट्री और चॉकलेट्स की खुशबू आती और हमें बहुत अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीद सकते थे। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। सबसे ज्यादा तो जो अपनी लेखिका है उसके पास रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर
साइड बोर्ड पर रख देती। साइड बोर्ड मतलब या तो अलमारी पर या ऊपर जो आले बने हुए होते हैं उन पर रख देती थी। और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। रात को जब हम खाना खा लेते थे, भोजन कर लेते थे, उसके बाद हम जो चॉकलेट है मैं मजा लेकर बिस्तर में लेटे लेटे खाती। शिमला में काफल, काफल मतलब जंगली फल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कशमल। सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज। अब चेस्टनट तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, उसको सेक कर वो लोग खाते थे। आग पर भुनने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में, आग जो उसको आग पर पहले सेक लेते थे, उसके बाद उनका छिलका उतार कर उनको खाया जाता था। चने जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है। अब चने तो अब भी नजर आते हैं, शेक कर वो पूड़ी बनाकर हमें देते हैं। तो वो लेखिका कह रही है वो तो अब भी है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़ियों में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था। अब वो क्या कह रही है लेखिका कि पहले ये गाना भी चलता था, कौन सा, कि चना जोर गरम, बाबू लाया मजेदार चना जोर गरम। उन दिनों ये गाना हमारी स्कूल में भी चलता था और स्कूल में हर बच्चों को आता था। कुछ बच्चे पूड़ियां पर तेज मसाला बुरकवाते थे। कुछ बच्चे थे जिनको ज्यादा मसाला अच्छा लगता था तो वो ज्यादा मसाला डलवा कर खाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़ियां चलती, मतलब पूरा गिरजा मैदान घूमते तब तक वो चने खाते रहते। एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता, घोड़े की सवारी करना, और शिमला के हर बच्चों को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे, कमतर मतलब कम महत्वपूर्ण, उन पर हंसते थे। ननिहाल घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। अब क्या कह रही है लेखिका कि आसमान में जो सूर्यास्त हो रहा है और गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर तक जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य, तब देखना ऑरेंज ऑरेंज गुलाबी गुलाबी कलर की किरण आती है, शाम के 5-6 बजे आती है ना, तो कवि लेखिका उसका बोल रही है कि आसमान पर दूर दूर तक वो फैल जाती है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती है, तारे निकल आते हैं। रीज पर भी रौनक और माल की दुकानों की चमक में भी क्या कहना। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, सर्वर, अब वापस वो उस व्यक्ति को कहती है, सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाली स्टेशनरी, सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे। अब वो किसके बारे में डिस्कस कर रही है कि अब ये पटरी है, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, और देखो पटरी बनी हुई है, पटरी पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशनरी शॉप थी, और दूसरी ओर क्या था, सिग्नल का खंबा था, रेड ग्रीन और येलो
सिग्नल देने वाला खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते दिखता। एक भारी बरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। भारी बरकम पक्षी किसको बोला है? एरोप्लेन को बोला है कि वो पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है, यह देखो। और वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। अब वो एक दुकान का वर्णन कर रही है कि ये तो दुकान थी ही, हम सब मजे करते ही थे, लेकिन एक और दुकान थी गाड़ी के मॉडल के साथ साथ, के वो दुकान मुझे कभी भूल नहीं सकती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बहुत अजीब लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती। जो डॉक्टर ने उसको कहा था वो वापस दोहरा देती, वापस बोल देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब की पूरा आश्वासन दिया था। आश्वासन मतलब डॉक्टर ने पूरा विश्वास दिलाया था कि तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा है। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अब वो बोल रही है कि मैं इसकी जिम्मेदार तो मैं खुद हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो 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 कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत तेरी सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी मतलब चिड़ी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा, लेकिन मुझे ये लाइनें हैं वो बुरी नहीं लगी। जब वह चाय पीकर चले गए, उसका चचेरा भाई था लेखिका का, तो वो चाय पीकर चला गया तो अपने कमरे में जाकर आईने के सामने, फिर लेखिका क्या कर रही है? अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, कई बार खुद को देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद उसने क्या किया? ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखी रही और देखती रही। ऐनक उतारा, फिर पहना, फिर उतारा, फिर पहना, फिर देखती रही बार बार खुद को। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। अब लेखिका सोच रही है सूरत सच्ची में लंगूर की है। पहले बोलती है हाँ हाँ, फिर बोलती है नहीं नहीं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाक किया भी। अब वो अपने छोटे भाई की टोपी है वो अपने ऊपर पहनती है और कहती है कि मुझे या तो अच्छा भी लगा और कुछ मजाक किया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। तब की बात तो थी, अब तो चश्मा है वो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। अब तो चश्मे के बिना अटपटा लगता है। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। यस मैम, ये चश्मा स्टाइलिश है? क्या बोल रहे हो? अभी चश्मा नहीं लग रहा है, कुछ स्टाइलिश चश्मा लग रहा है। हाँ, ये स्टाइलिश चश्मा लग रहा है इसके ना। वो आते हैं बेटा, गॉगल्स आते हैं जिसको हम धूप में पहनते हैं। धूप में पहनते हैं ना तो उसका रंग ऐसे इस टाइप का हो जाता है, ब्लैक कलर में। ठीक है, चश्मे दो कई तरह के आते हैं। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब ज्यादा टाइम तक पहनते हैं तो चश्मे की हमें क्या हो जाती है? आदत हो जाती है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। अब उसने टोपियां भी कई तरह की जमा की है, इकट्ठी की है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियां। सहज मतलब सरल, सहल आसान, और सुभित अच्छी लगने वाली हिमाचल की टोपियां।
इस लेखिका क्या नाम है? कृष्णा शोभती। ओके, अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. लक्षिता, Yes, ma'am. जय शर्मा, Yes, ma'am. समझ में आया बेटा? Okay. ओके, आगे हम कल देखेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने सेंड कर दिए क्या? क्या वह चिड़िया के? Yes. No, ma'am. अच्छा, सर ने भेज दिए थे? No, ma'am. तो ma'am. No, ma'am. यहाँ तक भेजे थे ना, यहाँ तक? क्या? यहाँ तक आपने नहीं भेजे थे, आपने सिर्फ शब्दार्थ भेजे थे। अच्छा, Yes, शब्दार्थ ma'am. भेजे थे। ओके, आगे मैं आज भेज दूंगी, ठीक है? Yes, ma'am. कविता याद थी चिड़िया वाली, वह चिड़िया जो? Yes, ma'am. ओके, Yes, मैं कल ma'am. भेजूंगी, ठीक है ना? अभी टाइम हो गया आपके, रिमूव हो जाओ सभी। बाय। Bye, ma'am. बाय बेटा।